हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 SST इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है और इस विलेज का कोई रियल विलेज के साथ कोई लेना देना है नहीं। और इस विलेज में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि ये एक फार्मिंग बेस्ड विलेज है जो कि मतलब खेती करते हैं। जैसा कि नॉर्मली विलेज में होता ही है कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में एंगेज होते हैं और यहाँ पे स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज़ होती हैं। जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि गांव में हमेशा छोटी मोटी दुकानें होती हैं, छोटे मोटे फैक्ट्रीज़ होते हैं। वहाँ पे कुछ लार्ज स्केल फैक्ट्री नहीं होता, बिल्कुल छोटे फैक्ट्रीज़ होते हैं। मतलब कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा। मतलब मिनी मतलब माइक्रो कह सकते हैं हम लोग, माइक्रो सेक्टर में वहाँ पे प्रोडक्शन होगा। और वहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि गांव में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और ट्रांसपोर्ट को लेकर हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं होते हैं। और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हमेशा लिमिटेड स्केल पर ही होती है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा हाई लेवल या फिर बल्क में कुछ नहीं किया जाता। और इकोनॉमिक्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मेन रीज़न है कि स्कैरसिटी, मतलब हर कोई चीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जैसे कि लैंड अवेलेबिलिटी उसका बहुत कम है। अब आप रातों रात लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और आपका जैसे कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपका जो घर है वो तो लिमिटेड एरिया में ही बना हुआ है, लिमिटेड रूम्स ही हैं उसमें। अगर सपोज़ आप मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, सपोज़ हम लोग एग्जांपल ले लें 40 मेहमान आ गए, तो आप उन 40 मेहमानों को आपके घर में कैसे एकोमोडेट करोगे? इट्स ऑब्वियस कि आप एकोमोडेट नहीं कर पाओगे उतने सारे लोग, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रूम्स हैं। और लिमिटेड रूम से आपको मैनेज तो करना पड़ेगा क्योंकि आपके मेहमान हैं। अगर उनको बिठाना ही होगा तो आपको कुछ मैनेज करके बिठाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स हमें वही सिखाता है कि कैसे हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर कैसे हम यूज़ करें, उसे एफिशिएंटली यूज़ करें ताकि सबको मिल सके। वरना तो अगर स्कैरसिटी होता नहीं तो ये सब्जेक्ट भी हम नहीं पढ़ते। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि कम चीज़ों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट ले सके। और रातों रात तो आप आपके घर को तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, या फिर घर के रूम अगर आपका 5 रूम है तो आपको 10 तो नहीं कर सकते एक ही दिन में। इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि स्कैर्स रिसोर्स से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सके। और इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फ़िलहाल आपको इतना हाई लेवल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ये इतना टफ चैप्टर है भी नहीं और टफ है होता भी नहीं है इकोनॉमिक्स उतना जितना आपको लगता होगा। और इंट्रोडक्शन अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पालमपुर, जैसा कि मैंने बोला था, एक इमेजिनरी विलेज है जो यहाँ पे बताया गया है कि वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स रायगंज एंड ए बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। मतलब ये इमेजिनरी विलेज है, ऐसा विलेज भी नहीं कि एकदम रिमोट एरिया में, मतलब एकदम अंदर ही है जो कि किसी को मिलना मुश्किल, ऐसा नहीं है। वेल कनेक्टेड है आसपास के टाउन्स एंड विलेजेस से। मतलब यहाँ पे कोई भी खेती करे या फिर कोई भी प्रोडक्शन करे तो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ऐसा हमें बताया गया है। और यहाँ पे क्या क्या है बोला गया है, फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। शाहपुर एक स्मॉल टाउन है, उसके साथ भी ये विलेज कनेक्टेड है। और जैसा कि पालमपुर में यहाँ पे बताया गया है कि मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हमें दिखते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज। बोगीस एक ऐसे यहाँ पे दे भी रखा है। बोगीस एक ऐसे है जैसे कि बैलगाड़ी चलाते हैं, यहाँ पे बफेलोस चलाते हैं, उसको बोलते हैं बोगीस। लोडेड विद जैगरी गुड़ एंड अदर commodities टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। एकदम टिपिकल विलेज लाइक विलेज जैसे होता है, हम लोग जैसे कि इमेजिन करते हैं। या फिर आप लोग भी विलेज में रहते होंगे या फिर विलेज में गए होंगे तो देखा होगा कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, ऐसी गाड़ियाँ हम लोग को नहीं दिखती है। नॉर्मली कैसी गाड़ी दिखती है? छोटी मोटी गाड़ी, ऑल्टो वगैरह दिख जाएंगी, वैगनर दिख जाएंगी। मोटरसाइकिल में आप रॉयल एनफील्ड दिख जाएगा या फिर
हीरो होंडा दिखने को मिलेगा, वैसे कुछ गाड़ियाँ दिखती हैं। और ट्रैक्टर्स दिखेंगे ही दिखेंगे, वो तो मैंडेटरी है क्योंकि गांव एरिया है तो वहाँ पे तो खेती तो करेंगे ही लोग, तो ट्रैक्टर्स दिखेंगे। एकदम नॉर्मल विलेज जैसा हमें बताया गया है जैसा होता है, लेकिन ये एक इमेजिनरी विलेज है, वो हमें माइंड में रखना है। और ये विलेज को लेकर आप इमेजिन मत करिए कि ये विलेज ऐसा है, हमारा विलेज ऐसा है। ये इमेजिनरी विलेज है, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस विलेज में। हमें बस इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये विलेज में कितने लोग रहते हैं। इस विलेज में रहते हैं 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कास्ट सिस्टम होता था, अभी भी कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे वेरियस कास्ट के लोग रहते हैं। और आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के भी रह सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही रिलीजन का होगा, अलग रिलीजन के भी रह सकते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि 80 अपर कास्ट फैमिली ओन देयर मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेजेस। हाँ, जैसा कि ये नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके पास मिट्टी, ज़मीन, जायदाद ज़्यादा होती है। जैसे कि पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा ठाकुर के पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे उसके बंगले हैं, हवेली है, बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, ऐसा होता है। और ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो अमीर घराने के होते हैं उनके पास लैंड होल्डिंग्स यानी कि ज़मीन जायदाद ज़्यादा ही मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग थोड़े से गरीब होते हैं। और आप अगर गांव में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग उतने ज़्यादा अमीर नहीं है, थोड़े अमीर हैं, थोड़े गरीब हैं, वहाँ पे मिक्स लोग देखने को मिलते हैं। और पालमपुर में क्या बताया गया है कि 80% अपर कास्ट फैमिली उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड इन दी विलेज, उनके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा मात्रा में उनके पास है। और वहाँ पे ये भी बताया गया है कि वहाँ पे कुछ लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं यानी कि हवेली जैसे हैं, और कुछ लोगों के घर छोटे छोटे हैं, जैसे कि एसटी, दलित्स, इन लोगों के घर क्या है, छोटे छोटे हैं। और वो लोग कॉर्नर में रहते हैं क्योंकि उनको मेन गांव के बीच में नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लोग लोअर कास्ट के, इसलिए थोड़ा सा दूर में रखा गया, ये यहाँ पे बताया गया है। और जो लोग अब आप लोग अगर गांव में देखेंगे तो आपको लोग दिखेगा कि पक्का हाउस भी मिलता है, कच्चा हाउस भी मिलता है। और कुछ लोगों के घर कच्चे होते हैं, किसी के ऊपर घर के ऊपर छत नहीं होती, किसी के ऊपर से झाड़ लगा के रखते हैं, किसी के घर में प्रॉपर छत है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो एसटी लोग हैं उन लोग के घर कच्चे हैं, उनका घर छोटे छोटे और कच्चे हैं, ऊपर झाड़ है। और यहाँ पे क्या बताया गया है दूसरा, यहाँ पे एक आप पिक्चर देख सकते हो जहाँ पे बुलक कार्ट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, रास्ता दिख रही है, ट्रैक्टर दिख रहा है। जहाँ पे क्या लोड है बोला था, जैगरी यानी कि गुड़ लोड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जैगरी के बारे में क्यों बोला गया है यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, अब जैसा कि आपको पता है कि गांव में बिजली वगैरह अक्सर आती जाती रहती है, इसलिए गांव में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं रहती। यहाँ पे क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वहाँ पे अच्छे से है। और इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स हमेशा यूज़ करते फील्ड्स में, और वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पे रन होते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी के बदौलत या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग जैसे कि गांव में देखे होंगे कि बहुत सारे ट्यूबवेल्स हैं, पंप्स हैं, या फिर चक्की है, आटा चक्की है, वो सब कैसे चलती है, बहुत बहुत कुछ आटा चक्कियाँ इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। आप अगर गेहूँ अगर पिसवाने गए भी होंगे तो आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ही चलता है वो मशीन। या फिर अगर आप राइस को बनवाने गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ होता है मैक्सिमम जगह पे। और यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इस विलेज में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल है। मतलब यहाँ पे प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल दोनों अवेलेबल है। मीन्स एजुकेशन के सेक्टर से भी देखें तो ये विलेज अच्छा खासा है। यहाँ पे हम लोग एजुकेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट रन कराती है। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में हम अगर बात करें तो हर गांव में एक एक प्राइमरी हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है, जो गवर्नमेंट देख रेख करती है। वहाँ पे कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई लेन देन नहीं होता है, इसीलिए वो डिस्पेंसरी हो, वो दवाखाना हो, वहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, अगर आप
बोले कि वहाँ पे तो ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर रहते ही नहीं है मैक्सिमम ऑफ टाइम, तो वो स्टेट टू स्टेट या फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट वो अलग हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड। प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब प्राइवेट दवाखाना, यानी कि फार्मेसी, जो कि प्राइवेटली संचालित है, जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लोग चलाते हैं। और जैसा कि ये पॉइंट देके हमें समझाया गया है कि डिस्क्रिप्शन अबव शोज द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर विद दोज इन योर नियर बाय विलेजेस। हमें ये कंपेयर करने बोला है कि हमारे आसपास के विलेजेस में ये है कि नहीं। अब ये तो आप खुद ही देख सकते हो कि आपके अपने अपने विलेजेस में देखिए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमें बोल भी दिया है कि दी स्टोरी ऑफ पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज। और इमेजिनरी इसलिए क्योंकि इसका कोई लेन देन नहीं है रियल लाइफ के साथ। कोई भी गांव इतना परफेक्ट नहीं होता जितना पालमपुर को बताया गया है। हर किसी गांव में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं देना है। इसमें ध्यान देना है कि पालमपुर में चलता क्या है, क्या प्रोसेस होते हैं। और पालमपुर ही नहीं, हर कोई विलेजेस का मेन एक्टिविटी क्या होता है, फार्मिंग। जैसे कि आसाम में अगर हम लोग लें तो मैक्सिमम ऑफ लोग जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं, फार्मिंग ही उनका मेन काम होता है। हालांकि फार्मिंग हम यहाँ पे कॉमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं करते, यहाँ पे हम करते हैं खुद कंज्यूम करने के लिए हम फार्मिंग करते हैं। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें, अगर टीटाबर के साइड जाए तो वहाँ पे क्या होता है, टीटाबर एक प्लेस है जोरहाट का, आसाम में सिचुएटेड है। वहाँ पे कमर्शियली फार्मिंग होता है राइस का। और ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है, वैसे काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पे कमर्शियली क्रॉप को उगाया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। लेकिन एज़ कम्पेयर टू आसाम, हमारे यहाँ पे जो भी गांव में होते हैं या फिर जो भी गांव में हम लोग खेती करते हैं वो मेनली होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो कमर्शियली सेल के लिए नहीं होता है। मैक्सिमम ऑफ 80% लोग कमर्शियली सेल नहीं करते हैं, बाकी 20% वो कमर्शियली सेल करते हैं। और इस विलेज में हमें क्या बताया गया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, शॉपकीपिंग से लेके हर एक्टिविटी जो कि होनी चाहिए वो सब होती है इस विलेज में, इमेजिनरी विलेज में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, प्रोडक्शन मीन्स कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आप सही सोच रहे हैं, प्रोडक्शन मीन्स वही है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन मीन्स सिर्फ सामान का प्रोडक्शन नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ सामान को नहीं देखेंगे, हम सर्विस को भी देखेंगे। सर्विस मीन्स जैसे मैं आपको ये चैप्टर समझा रहा हूँ तो वो भी एक प्रकार का सर्विस ही है, मतलब जिसमें आप कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहे पर आपका सर्विस दे रहे हो, तो वो है सर्विस। जैसे कि डिफेंस में हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, जैसे कि इंडियन आर्मी वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही, वो बस हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी हमें सर्विस दे रही है। दैट मीन्स वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि आपके स्कूल के टीचर्स आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, वो आपको क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपने नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो मीन्स वो एक सर्विस सेक्टर है, उसे भी हम इकोनॉमिक में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमें दो चीज़ें भी पढ़नी है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस जो हमें चाहिए होती है वो कौन प्रोड्यूस करके देता है, एक इकोनॉमी ही प्रोड्यूस करके देता है। और इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब जो सामान, गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान जो कि आप एंड प्रोडक्ट जो कि आप हाथ में टच करके आप ले सकते हो, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप फिजिकली हाथ में ले सकते हो वो है हमारा गुड्स। सर्विसेज वो प्रोडक्ट्स है जो कि आप फिजिकली नहीं ले सकते, कंज्यूम कर सकते हो पर आप टच नहीं कर सकते, वो बस सर्विस सेक्टर। जैसे कि टीचिंग्स, वो आप फिजिकली टच नहीं कर सकते पर वो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो इसीलिए अभी हमें ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे मेनली चीज़ होता है लैंड, यानी कि ज़मीन। ज़मीन नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन कहाँ पे करोगे। अब भाई आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं होने से भी तो टीचिंग हो सकती है, लेकिन टीचिंग या पढ़ाने के लिए भी एक जगह की ज़रूरत पड़ती है, और वो जगह कहाँ पे, ज़मीन के ऊपर ही होगी। जैसे कि आपका स्कूल तो हवा में नहीं है, आपका ज़मीन में ही है, तो क्या है, लैंड की ज़रूरत तो रहेगी ही रहेगी। और लैंड है यानी कि फिक्स्ड है, आपको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आपके घर का जो आपका जो मकान है, आपका जो घर है, उसके साथ जो बाउंड्री है
आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, दूसरे के ज़मीन को आप अपने तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ज़मीन फिक्स है। अगर आप दूसरे का ज़मीन लोगे तो वो तो विवाद हो जाएगा। इसीलिए लैंड फिक्स्ड है, तो हम उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए वो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, लैंड। अगर आप कोई भी दुकान खोलना चाहते हो या फिर कुछ भी शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हो, तो आपको मेनली क्या ज़रूरत होगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी ही करेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और आप बोलेंगे ये सब ज़रूरत नहीं है, हमें लैंड की ज़रूरत ही नहीं है। मगर आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, जो कोयला यूज़ कर रहे हो, जो मिनरल्स या फिर जो फूड प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, वो ज़मीन में ही उगते हैं और ज़मीन में ही मिलेंगे आपको। तो इसीलिए लैंड सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है हमारा। और दूसरा रिक्वायरमेंट होगा लेबर। आप मान लो आपने फैक्ट्री लगा ली, आपने चलो ठीक है मोटर बाइक बनाने की फैक्ट्री बना ली, लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए तो लोग चाहिए होंगे। अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। तो इसीलिए दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, लेबर आ जाता है। लेबर कौन है, जो आपके लिए काम कर देंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उनको पेमेंट देनी पड़ेंगे, यानी कि उनकी तनख्वाह देनी पड़ेंगी, तभी वो आपके लिए काम करके देंगे। और हालांकि किसी किसी प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स को हमें हाईली स्किल चाहिए होता है, जैसे कि टीचर के लिए आप हाईली स्किल चाहिए होंगे। अगर टीचर हाईली स्किल नहीं होंगे तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे। या फिर कंप्यूटर्स बनाने के लिए आपको अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर गाड़ी बनाने के लिए इंजीनियर्स। अब एग्जांपल लेते हैं जैसे कि चंद्रयान बनाने के लिए हर कोई आदमी, हर कोई गली नुक्कड़ का मैकेनिक वहाँ पे चंद्रयान नहीं बना सकता, उनके लिए इंजीनियर्स ज़रूरत पड़ेंगे। तो इसीलिए किसी काम के लिए हमें क्या चाहिए, हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, एजुकेटेड वर्कर। और कुछ के लिए हमें नहीं चाहिए, जैसे कि सपोज़ आपने फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्री में अगर झाड़ू पोछा करना है तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं, खास क्या कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, इसको आप ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज मत कीजिए, जस्ट सिंपल एग्जाम्पल के हिसाब से लीजिए। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, लेबर आ जाता है, जो कि आपको मैनुअल वर्क करके देंगे। और थर्ड कैपिटल आता है हमारा क्या, फिजिकल कैपिटल। मीन्स फिजिकल कैपिटल के अंदर हम पढ़ेंगे टूल्स, रॉ मटेरियल और ह्यूमन कैपिटल और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल्स है जो कि इनपुट्स। अब आप फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में तो सामान वगैरह की ज़रूरत पड़ेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल्स। और फिजिकल कैपिटल्स में सबसे पहला आता है हमारा क्या, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। ये सब को हम लोग फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। फिक्स, अब हम लोग को जानना पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल या फिर वेराइबल कैपिटल्स, ये सब क्या है, हमें जानना ज़रूरी है। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते बार बार। जैसे कि सपोज़ आप एग्जांपल लीजिए, आपने अपना घर बना लिया। अब उस घर को आप फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने घर बनाया, बहुत बड़ा ताम झाम होता है घर को बार बार शिफ्ट करना। अब जो लोग ये जानते हैं वो लोग को पता होगा कि घर बार बार शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो वो फिक्स कैपिटल, आप घर को चेंज नहीं कर सकते बार बार। और फिक्स कैपिटल में टूल्स, मशीन्स आ गए। जैसे कि आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप मशीन्स को बार बार चेंज नहीं कर सकते। जो मशीन खरीद ले उसको आप चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बार बार चेंज कर सको। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल्स बोलते हैं। और रॉ मटेरियल्स को हम वेरिएबल कैपिटल्स भी बोलते हैं या फिर वेरिएबल कैपिटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हम बार बार चेंज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स वो इनपुट्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ आप ब्रेड बनाते हैं, आपकी फैक्ट्री में ब्रेड बनता है, तो ब्रेड में क्या चाहिए होता है, गेहूँ चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है। ठीक है, आप गेहूँ नहीं लेते, आप सिर्फ आटा लेते हैं। तो आटा को लाने में सपोज़ आप फॉर्च्यून का आटा लेके आ गए। अब मैं आटा ले रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि ब्रेड तो मैदा से बनता है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आप फॉर्च्यून का आटा लेके आ गए। फॉर्च्यून के आटे से आपने प्रोडक्शन किया, आपको बहुत महंगा पड़ा, आपको उससे सस्ता चाहिए, तो आप किसी अगले बार आप लोकल ब्रांड का आटा लाओगे, जिससे कि आपका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल ऐसा चीज़ है जिसको हम फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल में आपका मनी इन हैंड भी आएगा। जैसे कि आपने फैक्ट्री बना ली, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले महीने से आपके फैक्ट्री रिटर्न देने लग जाए, धीरे धीरे आपका फैक्ट्री रिटर्न देगा। तो इसीलिए जो आपके पास मनी इन हैंड है, तो वो भी एक वेरिएबल फैक्टर ही है। मनी आज आपके पास, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आज आपके पास 100 रुपये है, कल आपके पास उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर उससे कम भी हो सकते हैं। वो फिक्स नहीं रहता हमेशा। आपको आज अगर 100 रुपये मिले हैं,
आपके पेरेंट्स से अगर आपको 100 रुपये मिले आज, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। हो सकता है कल आपको उससे कम मिले, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए आपको। तो ये फिक्स नहीं होता, इसलिए मनी इन हैंड वो भी हमारा वेरिएबल फैक्टर ही होता है। और मनी की बात करें तो ये हमें ज़रूरत पड़ता ही है। आप चाहे फैक्ट्री लगाए, शॉप खोले, या फिर कुछ भी करें, या फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी मनी ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए ये हम कंसिडर कर रहे हैं फिज़िकल कैपिटल पे। और हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कैसे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, रीच करते हैं शार्क्स को कि हम ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप हमें फंडिंग दीजिए, वो कीजिए। उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर मीन्स मास्टरमाइंड, जो कि बिजनेस को चलाता है। और एंटरप्रेन्योर का रोल ये होता है कि कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज को मिलाकर अच्छा खासा प्रोडक्शन करके उसको सेल करे। वो किसका ड्यूटी होता है? उसका एंटरप्रेन्योर का ड्यूटी होता है। तो ह्यूमन कैपिटल में कौन आता है? एंटरप्रेन्योर आता है। और इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नीचे दिए गए पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर हमें क्या बताता है? ए फैक्ट्री विथ सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वर्कर हैं जिनको लेबरर्स बोला गया है। लेबरर्स आप गलत मत समझिए, लेबरर्स मीन्स वो लोग जो आपके लिए काम करके देते हैं, मतलब फिजिकली मैनुअली काम करके देते हैं। मैनुअल वर्क जो कि लोग काम कर सकते हैं, उसे हम लेबरर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे मशीन्स देख सकते हैं, या फिर कुछ फैक्ट्री वगैरह है यहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन चल रही है। और किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी। इसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या? फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सबको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और हम सबसे पहले अभी फार्मिंग, जैसा कि अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हमें पढ़ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? फार्मिंग इन पालमपुर। अब फार्मिंग, जैसा कि फार्मिंग पढ़ना ही है क्योंकि ये पालमपुर एक विलेज एरिया है, तो विलेज में मेनली क्या काम होता है? फार्मिंग होता है। तो लैंड इज़ फिक्स्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, लैंड हम इंक्रीज नहीं कर सकते। लैंड हमेशा फिक्स रहता है, ज़मीन हमेशा फिक्स रहती है। और पालमपुर में क्या बताया गया है? 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। मतलब 75% लोग अपनी जीविका के लिए, मतलब अपने लाइवलीहुड यानी कि अर्निंग्स के लिए, जैसा कि लाइवलीहुड अगर हम बोले तो हर कोई जो काम करता है उसको हम लाइवलीहुड अर्न करना बोलते हैं। सपोज़ कोई रिक्शा चला रहा है, वो भी अपना लाइवलीहुड अर्न कैसे कर रहा है? रिक्शा चला के अर्न कर रहा है। कोई दुकानदार है, वो कैसे अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है? दुकानदार शॉपकीपिंग करके। कोई टीचर है, वो टीच करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, तो उसे हम लाइवलीहुड अर्न करना बोलते हैं। और पालमपुर में क्या होता है? 75% ऑफ लोग किससे लाइवलीहुड अर्न करते हैं? खेती बाड़ी से लाइवलीहुड अर्न करते हैं। और देयर कुड बी फार्म और फार्म लेबरर्स। अब ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फार्मर्स वो होते हैं जो अपनी ज़मीन पे काम करते हैं, और फार्म लेबरर्स वो होते हैं जिनका खुद का ज़मीन नहीं होता है, वो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं। इन दो में कंफ्यूज मत होइएगा। फार्मर्स होता है जो खुद की ज़मीन पे काम करते हैं, जिनका खुद का ज़मीन होता है, चाहे 1 बीघा हो 2 बीघा हो, वो खुद की ज़मीन पे काम करते हैं। फार्म लेबरर्स वो होते हैं जिनका खुद का ज़मीन नहीं होता है, वो लोग बस उनकी ज़मीन पे काम करके देते हैं, और काम करने के बिहाफ पे उनको जो भी चाहिए होता है, जैसे पैसा चाहिए तो पैसा देते हैं, जो हम लोग वेज बोलते हैं। या फिर अगर वो बोले कि मैं आपके फील्ड में काम कर दूंगा, आप मुझे आपका जो प्रोडक्शन होगा, सपोज़ आप धान उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे, तो उसका थोड़ा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा, तो वो भी एग्री होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फार्म लेबरर्स बोलते हैं। और इन लोगों का वेलबींग यानी कि रहन सहन किस पे डिपेंडेंट होता है? फार्म के प्रोडक्शन ऑफ फार्म पे ही डिपेंडेंट होता है, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट होता है। और अगर खेती बाड़ी ख़राब हुई तो इनका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, मतलब इनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क बहुत है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं कमर्शियल फार्मिंग करूँगा, अब इंडिया में हालांकि कमर्शियल फार्मिंग आ चुका है। और अगर आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ, ये जो हम लोग चिप्स खाते हैं लेज़ का, तो वो सब प्रोडक्शन जो आलू होता है, वो आलू थोड़ा अलग होता है। वो आलू के वैरायटी को उगाने के लिए वो पेप्सी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग भी बोल सकते हैं हम। वो कमर्शियली उगाते हैं यहाँ पे, और वो सेल होता है, वो पेप्सी कंपनी लेके जाती है अपने साथ अपने चिप्स बनाने के लिए।
और जो टमेटोज़ हैं, जो हम टमेटो केचप्स खाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है फार्मर के साथ। फार्मर उनके बिहाफ पे वो खेती करते हैं टमेटोज़, और वो टमेटोज़ मल्टीनेशनल कंपनीज लेके जाके आपको टमेटो केचप बना के आपके घर में आपके प्लेट में सर्व करती है। तो आप अगर फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत रिस्की प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपको नेचर का पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, कब सूखा पड़ जाए। तो इसीलिए ये हमेशा एक रिस्क वाला बिजनेस होता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लैंड एरिया चाहे प्रोडक्शन आप जैसे भी करें फिक्स्ड है। आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो आपके पास 1 बीघा ही है, उसको आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आप फ्यूचर में खरीदे तो वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसे ही फिक्स नहीं कर, मतलब ऐसे ही फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते उसको, वो फिक्स्ड है। इसलिए यहाँ पे भी बना रखा है कि कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और 1960 से पालमपुर में क्या हो रहा है, कोई भी एक्सपांसन नहीं हो रहा है लैंड एरिया के अंदर। एक्सपांसन मीन्स लैंड एरिया, एक्सपांसन मीन्स जैसे मैंने बोला कि आपके पास 1 बीघा है, आपने किसी से ख़रीद लिया, उसको आपने 2 बीघा कर लिया, तो वो एक्सपांसन है। लेकिन आजकल के ज़माने में अभी प्रेजेंटली 2025 में कोई भी राज़ी नहीं होगा अपनी ज़मीन को बेचने के लिए, अनटिल एंड अनलेस बहुत कुछ ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी ज़मीन नहीं बेचेगा। तो मीन्स 1960 से पालमपुर में कोई भी लैंड बेच ही नहीं रहा है, कोई भी लैंड इंक्रीज़ हुआ ही नहीं। जिसके पास जितना है उसके पास उतना ही है, इंक्रीज़ हुआ ही नहीं है, वो हमें बताया गया है। और कल्टीवेशन बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेटेबल लैंड। अब वेस्टलैंड हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि वेस्टलैंड क्या किसे बोलते हैं। बंजर ज़मीन, उसको हम वेस्टलैंड बोलते हैं। आप भी अगर अपने गांव में देखा होगा कि ऐसी कोई ज़मीन होती है जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं करता है, वो ऐसी पड़ा हुआ है, वहाँ पे झाड़ उग गई हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं या फिर जंगल बन चुका है वहाँ पे, तो उसे हम वेस्टलैंड बोलते हैं। वहाँ पे खेती करना संभव होता भी नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो वहाँ भी खेती की जा सकती है। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसे अप्लाई करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेटेड, मतलब बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। मगर फिर भी यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके नए ज़मीन को अपने अंदर में लाकर। अगर आपको एग्जांपल लेते हैं, 1 बीघा ज़मीन से, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ये, 1 बीघा ज़मीन से अगर आपको 100 कुंटल गेहूँ मिलता है, तो 100 कुंटल का आप 200 कुंटल करने के लिए आपको एक ही उपाय है, आप लैंड को इंक्रीज़ कर दीजिए। मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, तो आपको 100 कुंटल की जगह 100 कुंटल ही मिलेगा। आप अगर उसको कुछ भी मॉडिफाई करें तो हो सकता है 110 कुंटल मिल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये बॉक्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का बॉक्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। थ्रू आउट इन विलेज यू मे फाइंड लैंड आर बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा, गुंठा एक्सेट्रा। ये स्टेट वाइज स्टेट अलग अलग हिसाब से हम मेज़र करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम इसको हेक्टर में मेज़र करते हैं, लेकिन किसी किसी एरियाज़ में आपको बीघा सुनने को मिलेगा, गुंठा सुनने को मिलेगा। ये सब जगह से जगह, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट वाइज स्टेट अलग होता है। और यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि 1 हेक्टर इक्वल्स टू कितना एरिया स्क्वायर मीटर होता है। 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। अगर आप मेज़र करें तो 1 हेक्टर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर मीटर्स, ये आपको मेज़र करना, ये ज़रूरी नहीं है, वैसे जानना ज़रूरी है कि कितना होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ये हमारा था पार्ट 1, पार्ट 2 हम अगले बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel A1 Classes. Thank you for your time.